जय हिंद बच्चों। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है, बताइए। क्या आप सभी के पास मेरी आवाज जा रही है? जल्दी जल्दी सारे ऑनलाइन आइए, जल्दी जल्दी सारे ऑनलाइन आइए, जल्दी जल्दी। चलिए, हम लोगों ने कहानी कहाँ तक खत्म की थी? हम लोगों ने नाउन की कहानी खत्म कर दी थी। अब हमारी कहानी कहाँ पर चलेगी? एक नए पहलू पर चलेगी, जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, जिसका नाम बच्चे क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? तो हम बोलेंगे प्रोनाउन होगा। हम्म, आज हम एक नए टॉपिक से मिलेंगे, प्रोनाउन के टॉपिक से। क्या हमने आप सबको प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी दी थी जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे? प्रोनाउन के बारे में हमने एक छोटी सी इसकी जानकारी दी थी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है। प्रोनाउन किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए। हम्म, चलिए, प्रोनाउन के बारे में अगर हम कहानी स्टार्ट करें तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। क्या बोलेंगे? अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। कौन करता है? प्रोनाउन करता है। नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि नाउन को रिप्लेस क्यों करता है। तो हमने ये कहानी पहले ही समझ ली थी कि ये नाउन को रिप्लेस इसीलिए करता है क्योंकि जब एक सेंटेंस में बार बार नाउन रिपीट होता है ना, तो उसके रिपीटेशन से क्या लगता है? वो सेंटेंस थोड़ा भद्दा लगता है। उस भद्देपन को रोकने के लिए हमारा कौन आता है? प्रोनाउन आता है। कौन आता है? प्रोनाउन आता है कि बार बार नाउन के रिपीटेशन को देखते हुए हमारा क्या मन क्या होने लगता है? मन कुछ अजीब तरीके का हमारा सेंटेंस होने लगता है। इसीलिए उस सेंटेंस में प्रोनाउन आकर उस नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? रोकता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। किसको रोकता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। तो हम बोलेंगे कि टू अवॉइड टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। किसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन आता है? तो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारा कौन आ जाता है? प्रोनाउन आ जाता है। तो अगर हम प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जाने तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। किस चीज के लिए रिप्लेस करता है? क्योंकि इसके रिपीटेशन को हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। वही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। सबको गुड मॉर्निंग। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आज हम लोग एक नई कहानी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका नाम क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बस इतना ही देखा है कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा वर्ड जो किसे रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। क्या चीज को रोकने के लिए? तो इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए
अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है प्रिया भारती, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब से क्लास रेगुलर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इमरजेंसी आ गया था इसीलिए क्लास नहीं चल रही थी, अब से क्लास चलती रहेगी। ठीक। अब हमारे पास जितने तरीके के प्रोनाउन आएंगे, जितने तरीके के हमारे पास प्रोनाउन आएंगे, उतने ही हमारे पास नए नए सवालों का क्या रहेगा, अंबार रहेगा। इसमें हम सबसे पहले प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले प्रोनाउन की बात करते हैं, तो उस प्रोनाउन का नाम क्या है? उस प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। जितने प्रोनाउन हमें देखने के लिए मिलेंगे ना, उतने ही हमारे पास नए नए तरीके के सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे। हर एक प्रोनाउन हमें एक नया सवाल देता हुआ नजर आएगा। अब बताइए कि पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब क्या होता है? अभिलाषा कुमारी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। बस अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पर्सनल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइएगा सब। पर्सनल का मतलब क्या होता है? तो पर्सनल का मतलब हम बताएंगे भैया जी कि पर्सनल का मतलब होता है कि किसी पर्सन को रेफर करना। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सन। क्या होता है? पर्सन। तो हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो बोलेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसके बारे में बताता है, तो हम बोलेंगे इट रेफर्स टू अ पर्सन। रेफर्स टू अ पर्सन। इसके बारे में ये जानकारी देता है, तो पर्सन को ये रेफर करता है। ठीक है। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो किसको रेफर करता है? तो पर्सन के लिए ये रेफर होता है। ठीक है। तो इस तरीके के हम कुछ पर्सनल प्रोनाउन के कुछ लिस्ट बना रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन के लिस्ट अगर हम बनाने का कोशिश करें तो भैया हमारा पर्सनल प्रोनाउन का लिस्ट क्या बन सकता है? तो हम बोलेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their and them। ठीक है। टोटल कुल मिलाकर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं? ये टोटल संख्या में 7 होते हैं। कोई दिक्कत? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर एंड देम। ठीक है। अब अगर हम कायदे से देखें तो इधर वाले चीजों को, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, इस वाले चीज को हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हम इसे किस केस में बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस में बोलेंगे। किस केस में बोलेंगे? इसे हम सब्जेक्टिव केस में बोलेंगे। ये पोजेशन बताने के लिए यूज होता है, तो इसे हम कौन सा केस बोलेंगे? तो हम इसे पॉजेसिव केस बोलेंगे। कौन सा केस बोलेंगे? पॉजेसिव केस बोलेंगे। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो इसे हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो जब हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ये कौन सा केस होगा? तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। तो इधर वाली चीजें कौन से केस में यूज होती है? सब्जेक्टिव, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, इसीलिए हम सब्जेक्टिव केस इसे बोलते हैं। ये पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव केस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज होता है, तो हम इसे किस केस में मानते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में मानते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कहानी देखते हैं कि हमें पता चल गया था कब? नाउन के ही समय में, कि हम वहीं से नाउन से ही क्या चीज स्टार्ट कर चुके हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर चुके हैं कि एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलता है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलता है। तो अब हम देखते हैं कि किसके साथ कौन से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है।
तो जब हम इस आई की बात करें, किसकी बात करें, आई की बात करें, तो आई बउआ कायदे से क्या कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलता है, सॉरी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है, तो हम बोलेंगे ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर दो टेंस आते हैं। कितने टेंस आते हैं, दो टेंस आते हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है। देखिए, जो हमारा आई है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर यूज करता है, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है। लेकिन अगर हम इसी आई की बात करें तो दो ऐसे टेंस आते हैं। कितने टेंस आते हैं, दो ऐसे टेंस आते हैं जिसका नाम क्या है, पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम है। और दूसरे का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या नाम है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नाम है। इन दो टेंसों में जो हमारा आई होता है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। किस वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। लेकिन सारे, अगर उसके बाद इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा जितने भी टेंसेस होंगे उन सब के साथ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। उसके बाद आया हमारा वी हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। कितना हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। अब बताइए, अगर मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, हम उसके लिए भी यू का यूज करेंगे। मतलब कि यू सिंगुलर में भी यूज होता है, और हमारे सामने एक से ज्यादा भी आदमी है तो हम उसके लिए भी किस चीज का यूज करेंगे, यू का ही यूज करेंगे। तो यू जो है हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हर हमेशा प्लूरल ही होती है। क्या होती है, प्लूरल ही होती है। उसके बाद हमारा ही आया। ही जो है वो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ही जो होता है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है। किस जेंडर के लिए यूज होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। इट इट का फंक्शन हम लोग इत्मीनान से समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। लेकिन इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। और दे के साथ हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए, यस और नो। सारी बातें क्लियर हैं। चलिए, अब एक बात बताइए कि मैं यहाँ पर अकेले बोलने का काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अकेले बोलने का काम कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए क्या चीज का यूज करूंगा, आई का यूज करूंगा। किस चीज का यूज करूंगा, आई का यूज करूंगा। लेकिन अगर बोलने का काम मेरे साथ सब लोग करें, मेरे साथ बोलने का काम अगर सब लोग करेगा, तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे अपने लिए, तो वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। तो हमें यहां से ये पता चला कि हमें यहां से क्या पता चला, हमें यहां से ये पता चला कि जो हमारा आई है और जो हमारा वी है, जो हमारा आई है और जो हमारा वी है, ये कहानी हमें यहां से ये पता चलती है। इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। किस पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं,
फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये कायदे से कौन होता है? तो ये कायदे से हमारा स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर होता है। अगर एक आदमी बोले तो आई, और एक से ज्यादा आदमी बोले, अगर एक से ज्यादा आदमी बोले तो क्या होगा? वी होगा। ठीक है, अब देखो मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, मेरे सामने जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो सुन रहा है वो एक आदमी भी हो सकता है और एक से ज्यादा आदमी भी हो सकता है। दोनों के लिए जो मेरे सामने खड़ा होगा, दोनों के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? यू का ही यूज करेंगे। तो जो हमारा यू है, जो हमारा यू है वो कौन सा पर्सन है? तो हम बोलेंगे ये हमारा सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। और ये कायदे से सुनने वाला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। ठीक, इसके आगे की कहानी अगर हम बोले कि देखिए कन्वर्सेशन कितने के बीच में होगा? एक मैं बोलूंगा और आगे बस सुनने वाला होगा। मतलब कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच में ही क्या होगा? कन्वर्सेशन होगा। लेकिन जो बात जिसकी हो रही होगी, क्या वहां पर वो प्रेजेंट होगा? तो वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारा जो बचा हुआ है, इन सब को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये कौन होता है? तो ये होता है नॉन एक्टिव पर्सन। कौन होता है? नॉन एक्टिव पर्सन होता है। ठीक है, जिसकी बात तो हो रही होती है लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं होता है। वो वहां पर मौजूद नहीं होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बुआ? जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो एक चीज और देखिए। अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या चीज का यूज करूंगा? आई का यूज करूंगा। मतलब कि सिंगुलर हो गया आई, और एक से ज्यादा जैसे ही बोलने के काम में आएंगे वैसे ही हम किस चीज पर जाएंगे? तो वी। तो यहाँ पर आई का जो प्लूरल होगा वो कौन होगा? यू। सॉरी, आई का जो प्लूरल होगा वो कौन होगा? वी होगा। उसके बाद यू खुद में क्या है? सिंगुलर है, और खुद में ही क्या है? प्लूरल है। उसके बाद देखिए ये हमारा ही क्या है? हमारा सिंगुलर है, जो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। और इसका अगर हम प्लूरल बनाए तो कहां पर आएंगे? दे पर आएंगे। सी फेमिनिन के लिए यूज होता है, अगर इसका प्लूरल बनाए तो कहां पर आएंगे? दे पर आएंगे। और इट का भी प्लूरल कौन होता है? दे ही होता है। तो हमें यहां से ये पता चली कि हर एक पर्सन के पास अपना सिंगुलर और अपना प्लूरल होता है। हर एक पर्सन के पास अपना क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और अपना ही प्लूरल भी होता है। सब अपना प्लूरल लेकर चलता है और सबके पास अपना सिंगुलर भी होता है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास किस तरीके की कहानी पूछी जाती है उस सवाल पर हम लोग आएंगे कि किस तरीके का हमसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिस पर आप लोग दिमाग लगाइएगा कि कहां पर सही है और कहां पर गलत है। मी said that him came late. The teacher scolded them. Mohan has invited I of day. I trust Raj.
between he and me a fusion clear. Rajni tributed the races between he me. Students of this class is very सिंसियर। बताइए इसमें क्या कहाँ गड़बड़ी है, बताइए। पर दिमाग लगाइए, छोटे छोटे सवाल हैं आपके सामने, दिमाग लगाइए इस पे। चलिए इस कहानी पर हम लोग आते हैं, और इस कहानी से पहले हमें ये पता होना चाहिए, आप सबको ये पता होगा कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ होना चाहिए वर्ब, और उसके बाद लिखा हुआ होना चाहिए ऑब्जेक्ट। एक जो सब्जेक्ट सॉरी एक जो सेंटेंस होता है वो इसी तरीके से काम करता है। तो चलिए हम अपना क्या शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं कि ये कहानी किस तरीके से सेट होगी। तो जब हम लोगों को ये पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये जानकारी लेनी है कि पहली जानकारी हमारे पास ये होनी चाहिए कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है वर्ब, क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, तो इस वर्ब से पहले क्या होना चाहिए, इस वर्ब से पहले जो भी चीज लिखा हुआ होना चाहिए वो किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और इस वर्ब के बाद जो भी चीज लिखा हुआ होना चाहिए वो हर हमेशा किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इज दैट क्लियर। वर्ब से पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब कि जो भी चीज होनी चाहिए वो सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए, और वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब कि वर्ब के बाद जो भी चीज होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। अब इसी खूबसूरत कहानी को हम लोग इस सेंटेंस पर उतारते हैं।
देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या चीज, वर्ब लिखा हुआ है। अगर वर्ब लिखा हुआ है तो इससे पहले जो भी चीज लिखी हुई होनी चाहिए वो किस केस में होनी चाहिए, वो सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। इसीलिए हमने मी ना लिखकर क्या लिखा, आई लिखा। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, मी आई सेड दैट हिम केम लेट। केम कायदे से क्या है, वर्ब है, ठीक है। और इससे पहले जो भी चीज होना चाहिए वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने हिम ना लिखकर क्या लिखना है, हमें ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद द टीचर स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड क्या है, वर्ब है। वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो दे ना होकर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। मोहन हैज इनवाइटेड, फिर से यहाँ पर आया हमारे पास वर्ब। वर्ब के ठीक बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। आई ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, ठीक। अब आगे की कहानी हमने देखा कि ऑफ दे आई ट्रस्ट राज। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे पास वर्ब है, और ये लिखा हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये कहानी तो हमारे पास सही नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम पीछे आएंगे तो हमारे पास लिखा हुआ मिल रहा है ऑफ दे। अगर हम इस ऑफ को बढ़िया तरीके से समझे तो यह क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है। क्या है, यह एक प्रीपोजिशन है। अब हमें एक चीज समझना होगा कि प्रीपोजिशन किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है और प्रीपोजिशन के बाद कौन सी कहानी होनी चाहिए। तो बच्चा ये दिमाग में घुसा लेना कि अगर हमारे पास कोई भी प्रीपोजिशन लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बाद कुछ भी नहीं हम जोड़ेंगे। इसके बाद जो भी चीज आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी वो किस केस की होगी, वो ऑब्जेक्टिव केस वाली ही होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद की कहानी अगर हम देखें तो ये किस केस में होना चाहिए था, ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। इसीलिए दे ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, देम बोलेंगे। अगर यहां तक आप लोग समझ लिए हैं तो 5 और 6, 5 और 6 खुद से बनाइए, 5 और 6 खुद से बनाइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 और 6 का आंसर जल्दी से बनाकर बताइए। 5 और 6 का आंसर जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया आरती, नीति बहुत बढ़िया। चलिए, जब हमने देखा कि फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, बिटवीन से, बिटवीन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद की जो भी कहानी होनी चाहिए, यहाँ पर सारी कहानी कौन सी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस की होनी चाहिए। तो सी ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। और मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा हुआ है, ठीक। फिर हम देखें कि रजनी डिस्ट्रीब्यूटेड द ड्रेसेस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन। बिटवीन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो भी होना चाहिए वो किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो सी ना कहकर क्या होगा, हमारे पास हर होगा। और मी अपना अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव केस अपना सही है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि प्रीपोजिशन सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाली कोई भी चीज होगी ना, वो किस केस में होगी, वो हर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगी। वो हर हमेशा किस केस में होगी, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगी। अब हम कुछ पिछले की कहानी को दोहराना चाहेंगे। हम लोगों ने नाउन के दौरान एक चीज पढ़ा था, नाउन के दौरान हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा
कि दो अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है जो किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। हमने ये कहानी बताई है आप लोगों को कि सब्जेक्ट वन, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है। क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है। तो हम इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते थे? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज करते थे। किसके अकॉर्डिंग यूज करते थे? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज करते थे। आज उसका पूरा कहानी क्लियर हुआ कि हम क्यों सब्जेक्ट वन के पास आते थे। क्योंकि इस सब्जेक्ट वन के बाद हमारे पास प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और जो भी प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा सब्जेक्ट टू होता था ना, वो कुछ नहीं, वो ऑब्जेक्टिव केस होता था। क्या होता था? वो ऑब्जेक्टिव केस में होता था, और ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई नाता नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब कि आने वाले वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव केस नहीं करता, इसीलिए इसने अपने सब्जेक्ट को चुनने के लिए किसे चुना था? सब्जेक्ट वन को चुना था। किसको चुना था? सब्जेक्ट वन को चुना था। आज यहाँ पर पता चला कि क्यों हम सब्जेक्ट टू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे। क्यों हम इस सब्जेक्ट टू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे? क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज है वो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, और ऑब्जेक्टिव केस कभी भी वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास कहानी है द स्टूडेंट। क्या है? द स्टूडेंट। सब्जेक्ट वन है, पहला सब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद बीच में ये लिखा हुआ हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जितनी भी कहानी लिखी हुई है वो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या इसके हिसाब से इज होना चाहिए? इसके हिसाब से इज होना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसीलिए ये जो हमारा यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा? स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से इज ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा। तो आज पिछली कहानी आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आई है या नहीं आई? आज पूरी पिछली की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए, यस और नो। चलिए, जब यहां तक की कहानी क्लियर है तो मैं आपके सामने एक पूछा या सवाल रख रहा हूं, उसे आप लोग बनाइए। ठीक है, बताइए कि क्या होगा। लेटर फ्रॉम PWD विथ WD विथ मेनी मैनेजमेंट many mismanagement, sorry, the late the letter from PWD with many argument, the letter from PWD with many arguments, many arguments on management as ya have seen
बताइए यहाँ पर आप हैज का यूज करिएगा या फिर हैव का यूज करिएगा, जल्दी बताइए। बढ़िया प्रियांशु कुमारी, बढ़िया नीति कुमारी, बहुत बढ़िया, शानदार। शायद, शायद क्या होता है प्रिया भारती? देखिए, अगर हम इस सेंटेंस पर जाएं तो इस सेंटेंस के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। होने के लिए हमारे पास पहला सब्जेक्ट ये होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस दिख रहा, सॉरी सब्जेक्ट दिख रहा है जिसका नाम है मिस आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद पीडब्ल्यूडी भी इसका हो सकता है और इसके बाद द लेटर भी हो सकता है, ठीक है। इन सब में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो इसका क्या करेगा, वर्ब का एग्रीमेंट करेगा। जिस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का क्या बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। तो चलिए जब कहानी देखते हैं, अगर हम इस मिसमैनेजमेंट को इसके साथ एग्री दें तो यहाँ पर फंसता है, क्या फंसता है, यहाँ पर हमारा सवाल फंसता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑन है, जो लिखा हुआ यहाँ पर ऑन है, वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा मिसमैनेजमेंट आया है वो कोई और नहीं, किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर हम आए मेनी आर्ग्यूमेंट्स पर, और मेनी आर्ग्यूमेंट से पहले हमें दिख गया क्या चीज, विथ दिख गया। और विथ क्या है हमारा, यह भी एक प्रीपोजिशन है। और इसके आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो किस केस में लिखी हुई होंगी, वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखी हुई होंगी। फिर आए हम लोग पीडब्ल्यूडी के पास, और पीडब्ल्यूडी से पहले हमें दिखाई दिया क्या चीज, फ्रॉम दिखाई दिया। अगर ये फ्रॉम दिखाई दिया हमारे पास तो फ्रॉम कुछ और नहीं, हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और इसके आगे आने वाला जो भी चीज है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब कि इस फ्रॉम से लेकर इस मिसमैनेजमेंट तक जितनी भी कहानी लिखी हुई है वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव केस में है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो कभी भी वर्ब को एग्रीमेंट नहीं देता है। इसीलिए इस हैज या हैव को चुनने के लिए हमें कहां पर आना पड़ा, लेटर के पास आना पड़ा। और इस लेटर के हिसाब से हम हैव ना कहते हुए क्या बोलेंगे, हैज को चुनेंगे। किसको चुनेंगे, हैज को चुनेंगे। यहाँ पर हमारा हैव नहीं होगा। क्या आज की कहानी टोटल आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। टोटल आज आप लोगों की टोटल कहानी समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताते जाइए। प्रोनाउन की पहली क्लास आप लोगों को समझ में आई, यस और नो। प्रोनाउन की पहली क्लास आप लोगों को समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या बात, ये समझ में नहीं आया? अरे कुछ नहीं किया हम लोग, हमने ये बताया कि ये जो हमारा प्रीपोजिशन है इसके बाद आने वाला जो भी चीज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। और ऑब्जेक्टिव केस कभी भी आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को एग्रीमेंट नहीं देता है, ठीक है। कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब हम बनाएंगे ना वो सब्जेक्टिव केस के हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ही क्या करेगा, उसको क्या देगा, एग्रीमेंट देगा। तो हमें यहाँ पर हैज चुनना था या हैव चुनना था, उसके लिए यहाँ पर जंग छिड़ी कि इतने सारे हमारे सामने क्या लिखे हुए थे, ये सब्जेक्ट लिखे हुए थे जिसमें एक मिसमैनेजमेंट था, एक मेनी आर्ग्यूमेंट्स था, उसके बाद पीडब्ल्यूडी था और द लेटर था। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये सब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम जैसे इसके बगल में देखें कि मिसमैनेजमेंट के बगल में क्या लिखा हुआ था, ऑन। ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है।
तो मिसमैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें ऑब्जेक्टिव केस में होती हैं। फिर हमने मेनी आर्ग्यूमेंट्स की ओर नजर टिकाया कि क्या मेनी आर्ग्यूमेंट्स इसका सब्जेक्ट हो सकता है। तो फिर से हमें मेनी आर्ग्यूमेंट से पहले विथ दिख गया, और विथ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो मेनी आर्ग्यूमेंट्स भी इस लिस्ट से क्या हो गया? बाहर हो गया। फिर हमने देखा पीडब्ल्यूडी क्या इसका हो सकता है। तो फिर पीडब्ल्यूडी से पहले हमने चेक किया कि कोई प्रीपोजिशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी प्रीपोजिशन फ्रॉम आ गया, और ये पीडब्ल्यूडी भी क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस बन गया। तो इस यहाँ पर जितने भी इतने दूर लिखे हुए चीजें हैं, वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव केस में लिखी हुई है। इसीलिए हम इसके हिसाब से ना हैव चुन सकते थे, ना हैव चुन सकते थे। तो चुने कैसे? तो हम फिर से अपने रिवर्स में गए, और रिवर्स में हमें दिखाई दिया द लेटर। द लेटर जैसे ही हमने दिखा, वहां पर हमें कोई भी क्या नहीं दिखाई दिया? प्रीपोजिशन दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए ये जो हमारा लेटर है वो सब्जेक्टिव केस बना, और सब्जेक्टिव केस जैसे ही बना उसके हिसाब से हमने क्या चूज कर लिया? हैज चूज कर लिया। अब बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत? अब बताइए प्रिया भारती, समझ में आ गया या नहीं आ गया? हम्म। तो आज की कहानी हम लोगों ने क्या सब पढ़ी? हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि इसके बार बार रिपीटेशन को रोका जा सके। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, जो हमारा प्रोनाउन होता है वो उसे क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। फिर हमने ये बताया कि जितने भी प्रोनाउन आगे आने वाले हैं उससे हमें नए नए प्रकार के सवाल दिखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा कि पर्सनल क्या होता है। तो ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो एक पर्सन को रेफर किया जाता है। किसको रेफर किया जाता है? पर्सन को रेफर किया जाता है। और इसमें हमने 7 तरीके के पर्सनल प्रोनाउंस को देखे, जिसमें आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम देखा। इसमें हमने ये देखा कि लिस्ट में जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला? सब्जेक्टिव केस बोला। ये हमारा पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है, इसीलिए हमने इसे पॉजिटिव केस बोला। और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव केस बोले। ठीक है। फिर हमने देखा कि नाउन से ही हमें ये पता चलना स्टार्ट हो गया था कि हम यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब भी, एग्रीमेंट भी क्या कर रहे हैं? साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है जो हमारा आई है वो हर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है, लेकिन ये दो टेंस में क्या करता है? बदमाशी करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा आई होता है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। वी जो होता है वो प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। हमारे सामने एक रहे चाहे एक से ज्यादा रहे, हम सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम यू का ही यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, और इसके साथ आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। सी फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, और आगे आने वाली चीज भी इसकी सिंगुलर ही होती है। इट के मैकेनिज्म को हम लोगों ने अभी नहीं समझा, फुर्सत में कभी समझेंगे। और आगे आने वाली चीज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है इट के साथ, और दे के साथ हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चलता है। ठीक। फिर हमने ये देखा जो हमारा आई और वी है, अगर एक आदमी बोले तो आई और एक से ज्यादा आदमी बोले तो वी। जब ये बोलने वाले हैं तो इसको फर्स्ट पर्सन में रखा गया, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्पीकर। चाहे हमारे सामने एक हो चाहे हमारे सामने एक से ज्यादा हो, वो सुनने का काम कर रहा है, तो सेकेंड पर्सन हुआ और लिसनर हुआ। और ये जितने भी चीजें लिखी हुई है हमारे सामने वो थर्ड पर्सन हुई, जिसका हम लोग जिक्र तो करते हैं लेकिन वो हमारे कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है। फिर हम लोग आए नेक्स्ट कहानी पर, जिसमें हम लोगों ने कुछ सवाल देखे, और इस सवाल का कुछ भी मैकेनिज्म नहीं था। हम लोगों ने सवाल जो देखा वो इसी के बेसिस पर था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस चलता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, मतलब कि वर्ब से पहले जो भी चीज लिखा हुआ होगा वो सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, मतलब कि सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ होगा। और वर्ब के बाद जो भी चीज लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ होगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। वो कौन सा केस होगा?
वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी सेंटेंस में कहीं पर भी प्रीपोजिशन नजर आए, कहीं पर भी प्रीपोजिशन नजर आए, इसके बाद जो भी कहानी लिखी हुई मिलेगी ना, वो हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही चाहिए। किस केस में चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में ही हमें चाहिए। फिर हम लोगों ने एक कहानी फिर से दोहराई, किस कहानी को? नाउन की कहानी को हम लोगों ने दोहराया कि जब भी हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट 1 हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट कहां से लेते थे? सब्जेक्ट 1 से लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हुआ कि क्यों लेते थे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा वो हर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि वो सब्जेक्टिव केस में होगा। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट 2 के साथ हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट नहीं देते थे। इसके लिए हम कहां पर आते थे? सब्जेक्ट 1 के पास आते थे और इसका एग्रीमेंट हम आगे कर देते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज की कहानी समझ में आ गई सबको? आज की कहानी सबको क्लियर है बुआ? जल्दी बताइए, यस और नो? रिवीजन हो गया ना? चलिए, जब सबको क्लियर है बुआ, तो आज के लिए हमारी कहानी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रोनाउन की कहानी को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बढ़िया से रिवीजन करिएगा, टोटल नाउन से लेकर प्रोनाउन तक जहां तक हम पढ़ा चुके हैं अभी तक, वहां तक बढ़िया से रिवीजन करिएगा। रिवीजन नहीं करिएगा ना, आप लोगों को लगेगा कि हल्का हल्का चीज है, लेकिन बाद में जाके आप लोगों को बहुत भारी लगना स्टार्ट हो जाएगा। कि रिवीजन नहीं होगा तो भारी लगना स्टार्ट होगा ही, बहुत बर्डन हो जाएगा आपके माथे पर कि इतना बचा हुआ है, आगे का समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पर की कहानी कहाँ से लिंक थी? नाउन से लिंक थी ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि सारी चीजों को बार बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, कि सारी बातें आगे चलकर लिंक होती जाती है, ठीक है, जुड़ती जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।